हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? इन ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम जो शुरू कर रहे थे, प्रेसिडेंट पावर्स पढ़ रहे थे हम, और उसमें हमने पढ़ लिया था कार्यपालिका की शक्तियां। और कार्यपालिका की शक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण बात करी हमने कि जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, और राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका या संघ का प्रधान होता है। सारी शक्तियां उसी में होती हैं, और महत्वपूर्ण जो केंद्र की जो नियुक्तियां होती हैं कार्यपालिका में, अगर आप लोग माने तो जो भी नियुक्तियां होंगी वो कार्यपालिका के संबंध में शक्तियों में आती हैं। तो उसमें सबसे पहले कल आपने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति सबसे पहले एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, और उस मंत्री परिषद में उसका जो हेड होगा वो पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर वह मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। तो यहां सबसे पहले हमने आर्टिकल 74 पढ़ा, उसके बाद आर्टिकल 75 पढ़ा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये कौन सा आर्टिकल है? 75। मंत्रियों की नियुक्ति 75। मंत्रियों की नियुक्ति में यहाँ ये बात करी गई थी कि अनुशंसा प्रधानमंत्री करेगा, अपने दल के जो भी लोग मंत्री बनने लायक हों उनकी एक सूची तैयार करेगा और राष्ट्रपति जी को देगा। राष्ट्रपति जी क्या करेगा? उनमें से जो सूची दी गई है उन्हें मंत्री की शपथ दिलाएगा। ये हमने 75 में पढ़ा। फिर हमने कहा था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता। जैसा आप जानते हैं 54-3 यानी 543 में से 272 272 आपका क्या है? मेजोरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए। और जिस पार्टी को ये बहुमत मिल जाता है वह अपना एक नेता चुनती है, जिसे बहुमत दल का नेता कहते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, और उसे राष्ट्रपति अपने पास बुलाता है और उसे प्रधानमंत्री बना देता है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो वहां हम देखें सविवेकीय शक्तियां, सविवेकीय शक्तियां, यानी यहां अपने सविवेक से राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? काम में लेंगे, और अपने विवेक से वह किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम बना सकते हैं जो क्या करे? बहुमत सिद्ध कर सके। ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? आज हम देख रहे हैं कि जो भी जनाधार आ रहा है, जनता किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दे रही है, और इसी वजह से हो क्या रहा है? या तो कई दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, जैसे यूपीए एनडीए गठबंधन है, और उसमें आप देखिए 13-13 20-20 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं। तो उस गठबंधन का एक नेता होता है और उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन कई दफे ये देखा गया है कि चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले। ऐसी स्थिति में ये तो है नहीं कि अभी चुनाव हुए और दोबारा चुनाव करवाए जाए, तो बहुत खर्चा होगा। ऐसे में राष्ट्रपति मौका देता है ये सबसे बड़े दल को, या अपने विवेक से कि ये सरकार बना सकता है। ऐसा कब कब हुआ? तो देखिए, ऐसा 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे कांग्रेस पार्टी से थे, और उस समय किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रपति जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा कि आप प्रधानमंत्री अपनी सरकार बनाइए और अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, और उन्होंने 5 साल अपनी गवर्नमेंट चलाई। इसी तरह 1998 की बात करें तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि गठबंधन के सबसे बड़े नेता थे, उन्हें बतौर सरकार बनाने के लिए
बुलाया गया और उनको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया, उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार बहुत कम समय चली और वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई। तो ये बात थी कि राष्ट्रपति स्वामी विवेक से भी कई बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले। अब आगे देखते हैं और अन्य बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति जी करते हैं, जिसमें आप लोग देखिए पहली आप ले सकते हैं 28 राज्यों के राज्यपाल, 28 राज्यों के राज्यपाल। दूसरी ले सकते हैं आप दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक आपका अभी वर्तमान में अगर कहें तो जम्मू कश्मीर। ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां कहें 4 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल जिनको आप लोग एलजी कह सकते हैं, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। और शेष केंद्र शासित प्रदेश जो बचे हैं, शेष केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। तो बात करें हम लोग 28 राज्यों में 29 राज्य थे, अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए यहाँ 28 राज्य बोले। 28 राज्यों में जो राज्यपाल होंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपना व्यक्ति भेजता है कि आपको अमुक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसी तरह आप लोग देखिए दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और जम्मू कश्मीर ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूछा जा सकता है ऐसे कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं या ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां उपराज्यपालों की नियुक्ति होती है। उपराज्यपाल यानी केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होंगे, वो भी इन 4 में। इसके अलावा शेष आप लोग देखें अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 थे, एक को वहां शामिल कर दिया गया, इसलिए शेष जो बचे 4 उनमें प्रशासकों की नियुक्ति होती है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद में अगर आप बात करें तो आगे लेंगे 4 नंबर पे ले सकते हैं आप लोग और किन की नियुक्ति करता है, तो आप महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, जिसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो नियुक्ति होती है ये एक तरह से आप कह सकते हो सरकार का वकील होता है और सरकार के जितने भी मामले होते हैं उन्हें कोर्ट में वो पैरवी करता है, क्योंकि सरकार और अन्य लोगों के बीच में विवाद होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कि सरकार सही है, इसलिए एक ऐसे महान्यायवादी जिसका जो कैडर होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के बराबर जो योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है उससे ही महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। और ये सही मायने में करता क्या है, केंद्र सरकार की पैरवी करता है, विधि सलाहकार होता है किसका, केंद्र सरकार का, ताकि आगे आने वाले मामलों में वो पचड़े में नहीं पड़े। जैसे विधेयक जो इस तरह के होते हैं जिन पे आगे चलकर कानूनी प्रक्रिया में उलझ सकते हैं, तो ये उनको क्या देता है, सलाह देता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसकी शपथ राष्ट्रपति है और इसको हटाने का जो काम है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कौन से पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, तो आगे आप ले मुख्य चुनाव आयुक्त
तथा अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा और ले आप लोग संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। SC ST OBC आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य। इसके अलावा आप लोग और ले सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का हो गया, SC ST का हो गया और महान्यायवादी हो गया। इसके अलावा एक पोस्ट और होती है केग, केग, केग का मतलब हो गया आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया। 148 में लिखा हुआ है कि एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये क्या कार्य करेगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम है सरकार के लेखों की जांच करना। सरकार का जितना भी जो काम करती है सरकारी महकमे के द्वारा, जितने भी काम करे जाते हैं उन सरकारी खजाने में जिसमें जो पैसा निकला है उनका लेखा जोखा, ये कह सकते हो इस सरकार का एक तरह से सीए होता है। तो इसकी नियुक्ति भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जितने भी आयोग बनते हैं, आयोगों का गठन किया जाता है, उनकी नियुक्ति भी यहाँ की जाती है। और महत्वपूर्ण बात करें तो आप लोग कह सकते हैं विदेशों में, आगे ले, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जहां राजदूत और उच्चायुक्त में फर्क क्या है? उच्चायुक्त महानियुक्त होते हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, या ये कहें कि प्राचीन काल में वो गुलाम रहे, औपनिवेशिक रहे हैं, ऐसे जो देश है वहां पर उच्चायुक्त होते हैं। बाकी अन्य देशों के साथ हम संपर्क स्थापित करने के लिए राजदूत, जैसे अमेरिका में हम राजदूत करेंगे तो ब्रिटेन उसके जो उपनिवेश रहे थे वहां पर उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से आप लोग की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी वो लगभग नियुक्तियों के संबंध में है और लगभग कंप्लीट हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में तो सीधी सीधी बात करें, कार्यपालिका शक्ति जो शक्तियां हैं उसमें आप बात करें तो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों में आप कहें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कैग, आपका महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपाल, उच्चायुक्त, राजदूत, इनकी नियुक्ति करता है। और ये सब लोग आप लोग देखिए ये किसकी अनुशंसा पे होता है? क्या राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति मन से करता है? नहीं, राष्ट्रपति अपने सगे या रिश्तेदारों को ऐसा नहीं बना सकता। इसके पीछे कौन होता है? मंत्री परिषद होती है, उसका हेड प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद में तय होता है और वो उसकी सूची जारी करते हैं और वो सूची कहा जाती है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? उसको शपथ दिला देते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। दूसरी हम शक्ति लेते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति को आप लोग और क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। अंग्रेजी में बोले तो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां, जैसे नाम से आप लोग जाने, व्यवस्थापिका या पार्लियामेंट से संबंधित जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास में होती हैं। और 79 में ये कहा गया, आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी और उसके 3 अंग होंगे। संसद में 3 अंग होंगे। कौन कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा
और प्लस आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है, अंग माना गया है, अंग माना गया है। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट का पार्ट है कौन, आपका राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति पार्ट है, इसका मतलब उसकी महत्वपूर्ण कार्यों में आता है, क्योंकि संसद का काम क्या है, विधायी कार्य निपटाना यानी कानून बनाना, और कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के क्या पार्ट्स हैं वो विधायी कार्यों में हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करें कि राष्ट्रपति जो विधायी शक्तियों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करता है या महत्वपूर्ण मनोनयन करता है, जिसमें आप सबसे पहले कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का काम क्या है कि वो विधायी शक्तियों में, तो सबसे पहले वह संसद का सत्र बुलाता है, संसद का सत्र बुलाता है। इसको शब्द लिखा होता आहूत, आहूत करता है, आहूत शब्द भी लिखा होता है। दूसरी बात करें तो इसमें संसद के सत्र का सत्र अवसान, सत्र अवसान का मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल, एक आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपका 85 ये कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है, टेन्योर से पहले उसको भंग कर सकता है। जैसे आप जानते हैं लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पहले 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। संसद का सत्र कब शुरू होगा, कब बुलाता है, ये आहूत करता है, शुरुआत जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। सत्रावसान का मतलब समाप्त करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रपति जो है वो सत्र बुलाता है, इसका मतलब संसद के कितने सत्र होते हैं, सामान्यतः 2 सत्र होते हैं, लेकिन आजकल 3 सत्र होने लगे हैं। तो सामान्यतः 2 कह सकते हैं आप लोग, बाकी मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र, ऐसे 3 सत्र होते हैं। वैसे ही कहा गया है संविधान में कि एक सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अधिकतम 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 सत्र, कि अभी आपका सत्र खत्म होगा उसके बाद 6 महीने के भीतर दूसरा सत्र बुलाया जाना चाहिए। यहां बात करें कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति। और लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, समय से पहले राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करें तो वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, अपना अभिभाषण कब देता है, एक तो वर्ष के प्रथम सत्र में, और एक देगा आपकी करें कि जब चुनाव के बाद पहली लोकसभा की बैठक हो रही है, उसमें अभिभाषण देगा। तो साल के जहां प्रथम वर्ष शुरू हुआ, पहला ही सत्र शुरू रहा, वहां अभिभाषण देगा। और चुनाव के बाद जैसे 5 साल या बीच में लोकसभा का विघटन हो गया और उसके बाद नई लोकसभा आई, तो उसकी पहली जो बैठक होगी उसमें अभिभाषण देगा। ये अभिभाषण क्या है, ये अभिभाषण राष्ट्रपति संबोधन करता है किसको, संसद को, और उस संबोधन में ये कहता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रहेंगी या क्या क्या कार्य किए जाएंगे इस अभिभाषण में। तो ये अभिभाषण सही मायने में तैयार कौन करता है, मंत्रिमंडल तैयार करता है, और राष्ट्रपति इसको संसद के सामने पेश करता है। तो यहाँ प्रथम सत्र में और चुनाव के बाद पहली जब लोकसभा आती है तो राष्ट्रपति इसका अभिभाषण करता है। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग, मैंने अभी बात करी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसका मतलब जितने भी कानून प्रक्रियाएं हैं उसमें राष्ट्रपति का पार्ट होता है। तो अब बात करें कि जब भी कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद अगर दोनों सत्रों ने पारित कर दिया दोनों सदनों ने पारित कर दिया, तो वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा।
तो आर्टिकल 111 जो है वो ये कहता है, अनुच्छेद 111 में क्या लिखा हुआ है कि 11 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है कि कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अधिनियम या कानून नहीं बन सकता। तो इसका मतलब जितने भी विधेयक होंगे वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं, साधारणतः साधारण विधेयक, और राष्ट्रपति जो साधारण विधेयक को लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने पारित किया, उसके बाद कानून बनने के लिए अंतिम स्वीकृति किसकी होगी, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो विधेयक क्या बन जाएंगे, कानून बन जाएंगे। विधेयक का मतलब वो प्रस्ताव जो पारित किया गया, अभी ये कच्चा है, ये विधेयक बिल जो है वो क्या है, कच्चा है, उसके बाद वहां पर जब भी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तो कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा। तो यहाँ राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर कर देता है? तो यहां देखने की बात यह है कि जब विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाता है, राष्ट्रपति जी के पास आता है तो 3 स्थितियां होती हैं। राष्ट्रपति के सामने कितनी स्थितियां होती हैं? 3 स्थितियां होती हैं, जिसमें पहली स्थिति यह है कि वह विधेयकों पर क्या कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं, विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा आने पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ये हमने पहले बात कर ली है, बाध्य है। ये कौन सा आपका संविधान संशोधन था? 44 अमेंडमेंट 1978 वाला जो संशोधन हुआ, उसमें इसको बाध्य कर दिया। छूट इतनी दे दी कि एक बार, जैसे कोई विधेयक कहां आया, राष्ट्रपति के पास में आया, तो राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जिस सदन से आया है, लेकिन वो सदन उस पर विचार करे या नहीं करे, उसे दोबारा जैसा के जैसा भेज दे, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए क्या किया गया है, बाध्य किया गया है, और उसको हस्ताक्षर करने होंगे। तीसरी स्थिति क्या बनती है? ना तो हस्ताक्षर करे, ना तो हस्ताक्षर करे, और ना ही वापस लौटाए और अपने पास रख ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वह अपने पास रख ले तो इसे बोलते हैं राष्ट्रपति का जेबी वीटो पावर। तो क्या राष्ट्रपति के पास से पावर है? संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 111 में कि राष्ट्रपति किसी भी साधारण, ये सब किसके ऊपर लागू होता है, ये भी ध्यान रखना, साधारण विधेयक पर, क्योंकि धन विधेयक वगैरह, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति है कि वो उसके ऊपर क्या लेते हैं, पहले से ही अनुशंसा कर देते हैं, इसलिए वापस नहीं कर सकते। लेकिन साधारण विधेयक पर ये बात करी गई है, विधेयकों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, दोबारा आने के बाद में बाध्य है, और तीसरी बात, न तो हस्ताक्षर करे और नहीं वापस लौटाए, अपने पास रख ले, इसे बोलते हैं जेबी वीटो पावर, यानी अपनी जेब में रख ले, न तो हाँ करे न ना करे। और राष्ट्रपति संविधान की पालना करते तो उन्हें ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन हो रहा है या कुछ पेच फंसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपने पास रख सकता है। तो आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार देता है। क्या विशेषाधिकार देता है? कि राष्ट्रपति चाहे तो
उसे समय सीमा में नहीं बांधा गया है कि कितने दिन बाद वापस लौटाएगा विधेयक को। तो इसका फायदा उठाकर राष्ट्रपति जी ने क्या किया, उस विधेयक को अपनी जेब में डाल लिया और वापस ही नहीं किया। ऐसे विधेयक क्या हो जाते हैं, जेबी वीटो। ऐसा उदाहरण आप लोगों के सामने एक है, और वो उदाहरण कौन सा है, आप लोग देखिए 1986 की बात थी। 1986 में उस समय जो राष्ट्रपति थे वो सरदार ज्ञानी जैल सिंह थे, और केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, और देश के युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1986 की बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय देश में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, विधेयक का नाम क्या था, डाक विधेयक। राजीव गांधी की सरकार ने डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह को 1986 में एक विधेयक भेजा डाक विधेयक के नाम से। सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने उस विधेयक को, जैसे अभी हमने कहा ना कि हस्ताक्षर कर सकता है, वापस लौटा सकता है, वो अपने पास रख सकता है। तो यहां सरदार जी ने, ये जो सरदार थे ज्ञानी थे, तो उन्होंने पढ़ा, उस विधेयक को पढ़ा, और उस विधेयक में डाक विधेयक बिल था। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी चिट्ठी आएगी, जो भी कागज आएगा, उस कागज को पहले डाकिया पढ़ेगा खोलकर, और उसके बाद अगले को देगा। ऐसा कुछ प्रावधान था डाक विधेयक बिल में। तो राष्ट्रपति जी ने कहा ये तो निजता का अधिकार है, किसी के इंटरनल मामलों को आप कैसे पढ़ सकते हो। जैसे किसी की चिट्ठी आई कि आप कब आओगे, और उसमें डाकिया ने पढ़ लिया और उस बात को उसने शो कर दिया या ओपन कर दिया, तो ये गलत हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति जी ने उसका जवाब नहीं दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया, और जेबी वीटो किया पहली बार सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी ने, और जेबी वीटो के तहत अपने जेब में रख लिया और उनके साथ ही चला गया। अभी तक वो वीटो पावर उनके पास ही है, और ये डाक विधेयक बिल रद्द हो गया। तो इस तरह के कई बार ऐसे मामले बनते हैं जब राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। कुछ सामान्य जानकारियां और रही हैं जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। शायद आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने मेरी बात को सुना। बार बार रिपीटिशन करें आप। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग करें, और ताकि आपको अलग अलग जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं कल अगली क्लास में इन्हीं विधायी शक्तियों के साथ में।